हाँ, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है आपका। समय खराब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कल जो मैंने आपको 10 प्रश्न कराए थे, उससे आगे के 10 प्रश्न और हैं। ये सारे ही प्रश्न प्रॉफिट लॉस के, लाभ हानि के हैं। एक आदमी एक टीवी 7500 रुपए में बेचता है, तब उसे इतने प्रतिशत की हानि होती है। यदि वो 12.5% का लाभ कमाना चाहे तो उस टीवी को कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। हम यहाँ पर दोनों प्रकार के विक्रय मूल्यों की बात करेंगे, विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। आपके प्रश्न में कहा जाता है 6 सही 1/4%। आपका जो पहले वाला प्रतिशत है वो 6 सही 1/4 है। 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन 1/16 होता है। आपके पास आगे कहा जाता है 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 यानी 25/2। इसका जो फ्रैक्शन बन के आता है वो 1/8 आता है। सवाल है कि पहले वाला जो प्रतिशत है वो 6 सही 1/4 है। इसका जो मतलब है वो असल में 1/16 होता है। अगला वाला जो प्रतिशत है वो 12 सही 1/2 है, और 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 है। प्रश्न में कहा जाता है कि पहले हानि है, तो 6 सही 1/4% का हानि मतलब 1/16 की हानि। 1/16 की हानि का मतलब है कि 16 में से एक कम हो जाता है। जब 16 में से एक कम करके बेचेंगे तो वस्तु 15/16 की बिकेगी। उसके बाद कहा है 12.5% का लाभ। 12.5 का मतलब 1/8 का लाभ है। जब 1/8 का लाभ है तो हम इसमें 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये 9 बटे कितना हो जाता है, 8। इसे 8 दूनी 16, इसका अनुपात बनाते हैं हम, 2 से गुणा करते हैं, इसे 3 से काट लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 2 तिया 6 हो जाता है। दोनों प्रकार के विक्रय मूल्यों का अनुपात 5:6 हो जाता है। जो पहले वाला विक्रय मूल्य है वो हमारे हिसाब से 5 है, और असल में 5 का मान 7,500 रुपए है। हम जिसे 5 बता रहे हैं वो 7,500 रुपए है। जब 5 का मान 7,500 है तो गुणा 1500 से हो रही है। मैं जब इसे 1500 से गुणा करूंगा तो 15 छक्का 90, अर्थात ये 9,000 रुपए हो जाता है, जो कि आपका विकल्प बी रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम एसएससी के प्रीवियस को कवर कर रहे हैं। एक भैंस 8% के लाभ पर बेची जाती है। ये पहले वाली कंडीशन है, ये दूसरी वाली कंडीशन है। यहां पर क्रय मूल्य की बात करेंगे, यहां पर विक्रय मूल्य की बात करेंगे। प्रश्न में कहा जाता है कि एक भैंस 8% के लाभ पर बेची जाती है, अर्थात आपने अगर कोई सामान 100 में खरीदा है, जब आप उसे 8% बढ़ाएंगे तो 100 का 108 हो जाएगा, अर्थात 100 रुपए का सामान आप 108 का बेच रहे हैं। आगे कहा है कि 20% कम पर खरीदा जाता है। अगर 20% कम पर खरीदा जाता है तो उसका जो नया वाला कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होगा वो 80 होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि उसे सामान 100 का मिल जाता था, वो 108 का बेच देता था। अब वो खरीदारी कहीं और से करता है तो वो देखता है कि पहले की तुलना में उसका जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 20% कम है। तो अब जो सामान पहले 100 का मिलता था वो 100 का नहीं 80 का मिलेगा, और कहता है कि 40% के लाभ पर बेचता है। अगर आप बात करते हैं कि 100 का 40, 80 का 40% क्या होगा, तो 80 का 40% सीधा 32 हो जाता है। जब 80 रुपए के सामान को 132 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो 112 का बिकेगा। 80 को 40% बढ़ाइए तो 80 का 40% 40 नहीं होगा। 80 का 40%, अगर मैं 80 के 40% की बात करूंगा तो 80 गुणा 40/100 होगा, अर्थात 80 का जो 40% होगा वो आपके पास 32 होगा।
अर्थात 80 रुपए की वस्तु को जब 40% के लाभ पर बेचेंगे तो 32 बढ़ाकर बेचेंगे, तो वो सामान 32 बढ़ा के 112 का बिकेगा। जब पहले सामान 108 का बिकता था, अब 112 का बिकता है, तो 108 और 112 में 4 का डिफरेंस है, 4 का फर्क है, और 4 का जो मान है वो 640 रुपए है। जब 4 का मान 640 रुपए है तो 1 का जो मान होगा वो 160 रुपए होगा। हमें बताना है उस भैंस का आरंभिक क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 माना था, अर्थात मुझे क्रय मूल्य को बताना है। अगर मुझे क्रय मूल्य का मान बताना है तो मुझे 100 का मान बताना है, और 100 का जो मान होगा इसके आगे डबल जीरो लगा देंगे तो ये 16,000 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर 16,000 रुपए है। एक वस्तु को जब 1200 में बेचा जाता है तब विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है। आपके पास एक वस्तु है, उस वस्तु को आप लोग 1200 का बेच रहे हैं। इस वस्तु को जब 1200 में बेचते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य अर्थात 1200 का 1/5 है। विक्रय मूल्य 1/5 है। 1200 का 1/5 जो होगा वो 240 होगा। सवाल यह है कि आपने कोई वस्तु 1200 में बेची है। जब 1200 की बेची तो 1200 का 1/5 आपको लाभ है, तो 1200 का जो 1/5 होगा वो 240 होगा। एक बात मुझे बताइए कि 1200 का कोई सामान बेचा और वो 1200 का तब बिका है जब उसके अंदर 240 का प्रॉफिट है। इस 1200 के अंदर 240 शामिल है, तो 1200 में से अगर मैं 240 को माइनस करूंगा तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा। इस 1240 में 240 का लाभ है, 240 का प्रॉफिट है। इस 240 के अलावा जो बचा है वो सब कॉस्ट प्राइस है, वो क्रय मूल्य है। तो 1200 में से 240 को माइनस करते हैं तो 960 हो जाता है। आपने वस्तु 960 में खरीदी है। फिर कहा जाता है कि उसे कितने रुपए का बेचें कि क्रय मूल्य का 1/3 भाग लाभ हो। इस बार जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 960 का 1/3, 960 का जो 1/3 होगा वो 320 होगा। अब सवाल ये बन के आता है कि आपने कोई सामान 960 में खरीदकर 320 के लाभ पर बेचा। जब 960 में खरीदकर 320 के लाभ पर बेचा तो 960 में 320 को ऐड करते हैं तो ये 9 3 12 6 और 2 8 हो जाता है। आपके सवाल का विक्रय मूल्य 1280 रुपए है। एक गाय को जब 15,000 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को हानि होती है, लेकिन जब उसे 18,000 में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है। फिर कहा जाता है कि लाभ की जो राशि है वो होने वाली हानि का 20% है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को पी मान लेते हैं। हमने कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को पी माना है। जब 15,000 का बेचते हैं तो हमें हानि होती है। यहां पर हमें सॉरी इसे पी नहीं मानते, इसे कुछ और मान लेते हैं। हमने जो कॉस्ट प्राइस माना है वो वाई माना है। सवाल में कहा जाता है कि एक बार हमें हानि होती है, यहां पर हम लॉस की बात करेंगे, और एक बार हमें प्रॉफिट होता है, यहां पर हम लाभ होता है, यहां पर हम प्रॉफिट की बात करेंगे। एक बार हमें हानि होती है और एक बार हमें लाभ होता है। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, अर्थात बाई माइनस कितना होगा 15,000, ये हानि है। और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। आपको पता है कि इस कंडीशन में हानि हो रही है और इस कंडीशन में लाभ हो रहा है। जब इस कंडीशन में हानि हो रही है, क्योंकि हानि होता है क्रय माइनस विक्रय,
और लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। तो सवाल में कहा जाता है कि जो आपके पास ये होने वाला लाभ है ये इस होने वाली हानि का 20% है। 20% मतलब 20/100। 20 का ना 20 और 20 पंजे 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 माइनस कितना होगा 15,000 बराबर ये 18 पंजे 90, 90,000 माइनस कितना होगा 5/22। 5/22 और 22 कितना होगा 6/22। इसे उधर करते हैं तो ये प्लस हो जाता है अर्थात 1,05,000। मैं इसे 22 को इससे 6 से भाग लगाता हूं तो 17 छक्का 102 और 6 पंजे 30 अर्थात ये 17,500 हो जाता है जो कि आपका विकल्प बी है। एक बनिया कुछ पेंसिल 20 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है। उससे दुगनी संख्या में पेंसिल 26 रुपए में 8 के भाव से खरीदता है। सभी पेंसिलों को मिलाकर वह 118 रुपए में 24 के भाव से बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ है ये आपको बताना है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ है ये आपको बताना है। यहां पर हम क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशन क्रय मूल्य को बताएंगी और ये विक्रय मूल्य को बताएंगी। यहां पर वस्तु की संख्या की बात करेंगे और यहां पर रुपए की बात करेंगे। कहा जाता है कि एक बनिया कुछ पेंसिल 20 रुपए की 6, क्या जब ये 20 रुपए की 6 है तो क्या 10 रुपए की 3 हो जाती है? जब पहले वाली 20 रुपए की 6 है तो इसका मतलब है कि 10 रुपए की 3 है। अर्थात जो आपके पास पहले वाली 3 है, क्या पहले वाली 3 10 रुपए की है? फिर आगे कहा जाता है उससे दुगनी संख्या में 26 रुपए की 8, इसे दो से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, 2 से 13 बार, 2 से 4 बार। इसका मतलब है कि बाद वाली 26 रुपए की अगर 8 थी तो फिर रुपए 13 की 4 थी। जब 13 रुपए की 4 है तो इसका मतलब है कि 4 कितने रुपए की है? 4 13 रुपए की। जो 4 है वो 13 रुपए की है। यहां पर अभी मैंने केवल खरीदारी की बात की है। फिर कहा जाता है 118 रुपए में 24 बेचता है। क्या हम इसे 8 2 10, क्या हम इसे 2 से काट लें? जब 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 9 18 और 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। इसका मतलब है कि अगर बिक्री की बात करते हैं तो 12 वस्तु 59 रुपए की बेच देता है। लेकिन सवाल में एक बात कही जाती है कि पहले जो उसने वस्तु खरीदी है बाद में उससे दुगनी संख्या में खरीदी। अगर बाद में उससे दुगनी संख्या में खरीदी है तो अगर यहां पर 3 खरीदी है तो यहां पर 4 खरीदी है। हम इस वाली संख्या को इसका दुगना करेंगे। इससे पहले हम इसे बराबर करते हैं तो यहां गुणा करते हैं 4 से और यहां गुणा करते हैं 3 से। जब भी दुगना तिगना किया जाता है तो पहले संख्या को बराबर करना होता है। यहां पर संख्या 3 है, यहां पर संख्या 4 है। पहले संख्या को इक्वल या बराबर करेंगे तो यहां पर 4 से गुणा करते हैं, यहां 3 से करते हैं, क्या बराबर हो गया? बराबर करना सवाल का हिस्सा नहीं है, ये करने की जरूरत है। कहा क्या जाता है कि बाद में दुगनी खरीदी है तो आप यहां पर 2 से गुणा करिए। जब आप यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पर 3 दूनी 6 चौक 24 हो गई दुगनी। दुगनी करने के लिए आपने यहाँ पे 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी 4 से गुणा करिए, 10 चौक 40 और यहाँ पर 3 दूनी 6 से गुणा किया है तो ये 13 छंग कितना होगा? 78। अब कह रहे हैं कि जितनी खरीदी है उतनी बेच देते हैं तो 12 एक बार खरीदी है और 24 एक बार खरीदी है तो कुल मिलाकर उसने 36 खरीदी है। उसने अगर 36 खरीदी है तो फिर उसने 36 ही बेची होंगी तो 12 तिया 36 हो गया। आप इसे 3 से गुणा करते हैं तो इसे भी 3 से गुणा करेंगे
ये कितना हो जाता है, 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 कितना हो जाता है, 17। कहने का मतलब आपके पास ये है, संख्या सब मैनेज हो गई। एक बार आपने जो वस्तु खरीदी है वो 40 में खरीदी है, एक बार 78 में खरीदी, 7 4 11, कुल मिलाकर सामान 118 में खरीदा है। 118 का सामान आप कितने का बेच रहे हैं? 118 का जो सामान है वो आप 177 का बेच रहे हैं। क्या इन दोनों में जो अंतर है वो 59 रुपए का है? 118 पर जब 59 का लाभ हो रहा है तो हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। आपको जो 59 रुपए का लाभ है वो 118 के माल पर हो रहा है। 59 ही का ना 59 और 59 दूनी 18 और 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये कितने प्रतिशत हो जाता है, 50%। सवाल एक बार समझ में नहीं आता, बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे कई बार आप देख सकते हैं। एक व्यापारी 180 कुंटल गेहूं 600 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसने 80 कुंटल गेहूं 10% के लाभ पर। हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी मात्रा का अनुपात बना लेते हैं। आपको पता है कि एक बार वो 80 कुंटल बेचता है, एक बार वो 70 कुंटल बेचता है, एक बार वो 80 कुंटल बेचता है, एक बार वो 70 कुंटल बेचता है। कुल मिलाकर जो आपके पास टोटल मात्रा है वो टोटल मात्रा 180 कुंटल है। आपके पास जो टोटल मात्रा है वो 180 कुंटल है। 80 कुंटल एक बार है और 70 कुंटल एक बार है, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा, 30। हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों का मात्रा बना लेते हैं। जब मात्रा बना लेते हैं तो हम 0 से 0 काटते हैं, तो इनकी मात्राओं का जो अनुपात है वो 8:7:3 हो जाता है। यहां पर जो मात्रा है वो 8 है और ये मात्रा 7 है और ये मात्रा 3 है। कुल मिलाकर जो मात्रा है वो अनुपात के हिसाब से 18 है। हम कुल ये देखते हैं, कुल मिलाकर 180 कुंटल में तीनों प्रकार की मात्रा का जो अनुपात है वो 8, 7 और 3 है। 8, 7, 15 और 3, 18। 8 का मतलब 80 के रेस्पेक्ट में 8 लिया गया था, तो कहते हैं कि 80 पर 10% का लाभ है। यहां पर आप 10 से गुणा करिए तो आपको 10 अट्ठे कितना मिलेगा, 80। कहा जाता है कि 70 मतलब 7 वाले पर 20 का लाभ है, तो 20 सत्ते 140। अच्छा, आगे कुल मिलाकर उसे कितने का लाभ है, उसे 15 का लाभ है, तो यहां पर 15 से गुणा करिए। जब 15 से गुणा करते हैं तो ये 270 हो जाता है। हम देख रहे हैं कि इन तीनों का योगफल जो आना है वो 270 आना है। इन तीनों का योगफल 270 आना है। जब पहले वाले दोनों का मान जोड़कर 220 है तो इसका मान जो होगा वो आपके पास 50 होगा। इस 3 में किस संख्या से गुणा हुआ है, इस बात का पता लगाना चाहते हैं, तो 3 का मान 50 है, तो 1 का जो मान है वो आपके पास 50/3% है। अर्थात जो आपके पास बाकी का शेष बचा था, बाकी का शेष मतलब ये वाला था, तो बाकी के शेष को 50/3% के लाभ से बेचेंगे। 50/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। अर्थात आप जो बाकी का बचा मटेरियल है उसे आप लोग 1/6 के लाभ पर बेचेंगे। आपने किस भाव में सारी चीजें खरीदी थी, 600 रुपए कुंटल के भाव में। हम 600 को 1/6 से बढ़ाते हैं तो ये 7 कितना होता है, 6। अर्थात ये कितना हो जाता है, 700 रुपए प्रति कुंटल, जो कि विकल्प बी आपके पास है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 1080 में खरीदी गई वस्तु यदि वह इतने के लाभ पर प्राप्त करना चाहे तो उसे कौन सा मूल्य अंकित करना होगा।
आपको पता है कि एक फॉर्मूला है जो बन के आता है C/m बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य में संबंध बताता है। डिस्काउंट वाले पार्ट को 100 में से घटाते हैं जो क्रय मूल्य की ओर इशारा करता है। लाभ वाले पार्ट को 100 में जोड़ते हैं जो अंकित मूल्य की ओर इशारा करता है। प्रश्न में कहा जाता है कि 10% की छूट है तो 90 और 25% का लाभ है तो 125। 10% की छूट है तो 90 और 25% का लाभ है तो 125। जो डिस्काउंट वाला पार्ट है मैं बताकर गया हूं, यह क्रय मूल्य को बताता है, और जो लाभ वाला पार्ट है ये अंकित मूल्य को बताता है। कह रहे कि 1080 में खरीदी है, 1080 में खरीदी है तो 90 का मान 1080 है। 90 का जो मान है वो 1080 है तो गुणा तो 12 से लग रही है। जब आपका गुणा 12 से लग रहा है, आप इसका भी गुणा 12 से ही करेंगे। जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 का ना 12 और 6 कितना होगा 18, 12 और 3 15 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 का ना 12 और 3 15, अर्थात जो वस्तु का अंकित मूल्य बनाना चाहता है, अंकित मूल्य क्या करना चाहिए, तो आपके प्रश्न का अंकित मूल्य 1500 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक का अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को उस पर 15% की छूट देता है। हम क्या करते हैं, हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। आप चाहे तो क्रय मूल्य 100 मान सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज करने की बात नहीं है। हमने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को 100 माना है। जब 50% बढ़ाकर अंकित करता है तो जो अंकित मूल्य है वो 150 है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, 150 रुपये अंकित मूल्य है। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो ये विक्रय मूल्य बन जाता है। 15% का वट्टा है, 15% की कमी करनी है। 15% का मतलब असल में 3/20 होता है। जब 3/20 की कमी करेंगे तो ये 17/20 करेंगे। 0 से 0 काट लेते हैं, आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 8.5 बार कटेगा, दशमलव में काट लिया। 15 पंजे 75 का 5, 15 अट्ठे 120 और 7 27, मुझे लगता है ये 127.5 आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना है, अंकित मूल्य 150 हो जाता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, उसमें कमी की जाती है, 127.5 की वस्तु बिक रही है। आपको पता है कि क्रय मूल्य से जितना ऊपर विक्रय मूल्य होता है वो लाभ हो जाता है। तो ये आपके पास 27 पॉइंट कितना होगा 5। 27.5 जो आपके पास है ये लाभ है, और जो हमारे पास लाभ दिया है वो 165 रुपये दिया है। ये 27 का मतलब असल में जो आपके पास है 13 दूनी 26 होता है, 27 दूनी 54 और 55, 55 तिया 165। मुझे लगता है कि 1 का मान 6 हो जाता है। 1 का मान 6 हो जाता है। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 का मान 6 हो जाता है। आपको बताना है कि उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। उस पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो 150 है। अगर आप एमआरपी को निकालना चाहते हैं तो आप 150 का मान निकालेंगे, तो 150 गुणा 6, 15 छक्का 90, कितने रुपए होगा 900 रुपये। एक व्यापारी एक प्रकार की 2 दाल 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरे प्रकार की दाल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों प्रकार की दालों को मिलाकर 25 रुपए के भाव से बेचता है। सवाल में गलती है, इसका भाव 20 रुपए है और इसका भाव 25 रुपए है।
और ये वाला जो भाव है ये दोनों को 25 रुपए के भाव से बेचता है। जब दोनों को 25 रुपए के भाव से बेचता है, करके देख लेते हैं। एक भाव आपके पास 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरा वाला भाव आपके पास 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों प्रकार की दालों को मिलाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे सवाल का कुल क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा। 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है तो ये विक्रय मूल्य है। इससे क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10 बटे कितना करेंगे, 11। यहां पर हम क्या करते हैं, 250 बटे 11 लिख लेते हैं। इसे थोड़ा सही करते हैं ताकि घटाने में सहूलियत रहे। हम इसे एलिगेशन से कर रहे हैं तो हम सभी में 11 का गुणा कर लेते हैं। जब 11 का गुणा करते हैं तो 220 और यहाँ करते हैं तो 275। इसमें 11 का गुणा करते हैं तो 220, उधर करते हैं 275 और ये हो जाता है आपके पास 250। 275 और 250 में जो फर्क है वो असल में 25 का है और यहाँ पर जो फर्क है वो 30 का है। 5 पंजे 25 और 5 छंग कितना है, 30। दोनों प्रकार की मात्राओं का अनुपात 5:6 है। 5 का जो मान है, पहले वाली जो मात्रा है वो 5 है, वो 60 है। 5 का मान 60 है तो गुणा 12 से हो रही है। हमें 6 का मान बताना है तो ये 12 छंग कितना होगा, 72। एक किलो चाय तथा 4 किलो कॉफी का क्रय मूल्य 300 रुपए है। इसमें आपको बता दें कि 1 किलो चाय है और 4 किलो कॉफी है। 1 किलो चाय है, 4 किलो कॉफी है, ये सब मिलाकर 300 रुपए के। सवाल को एलिगेशन से कर लेते हैं। यहां पर हम चाय की बात करेंगे, यहां पर कॉफी की बात करेंगे। चाय पर 20% का लाभ है, ये चाय पर 20 का लाभ है और कॉफी पर 10% का लाभ है, यहाँ पे 10 लिख दिया। जब तक मेरे पास इन दोनों के बीच में लगने वाला लाभ प्रतिशत नहीं होगा तब तक हम लोग इस सवाल को एलिगेशन से नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुल लाभ 34 रुपए का है। अगर हमारे पास कुल लाभ 34 रुपए का है तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ है। हमें 34 का लाभ 300 पर होता है, क्योंकि प्रतिशत में देख रहे हैं तो ये आपके पास 34 बटे कितना होगा, 3% हो जाता है। पता ये चला कि चाय पर 20% का लाभ है, कॉफी पर 10% का लाभ है और इन दोनों पर मिलाकर 34/3 का लाभ है। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। एलिगेशन से किसी सवाल को अगर कर रहे हैं, कई बार ये हो जाता है कि कोई चीज फ्रैक्शन में चली जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला 3 से सम में गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 और 10 तिया कितना होगा, 30 और ये केवल 34 रह जाता है। कोई भी अगर किसी चीज के फ्रैक्शन में या बटे में कुछ लिखा है तो फिर उससे घटाने में थोड़ी समस्या होती है। तो हम इस वाले 3 से सम में गुणा करेंगे, 20 तिया 60, 10 तिया 30, इससे करेंगे 3 से 3 कट जाएगा। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। 34 में से 30 गया तो 4 और 60 में से 34 गया तो 26। अर्थात चाय और कॉफी का जो कुल अनुपात है वो 4:26 है। 26 और 4 जो आपके पास होगा वो 30 होगा और 30 का मान असल में 300 है। जब 30 का मान 300 तो 1 का मान 10 है। जब 1 का मान 10 है तो 4 का मान 40 है और 26 का मान 260 है। 4 का मान 40 है और 26 का मान 260 है। ये जो 40 मान है और ये जो 260 मान है, ये उतनी किलोग्राम मात्रा के हैं जितनी किलोग्राम मात्रा कही गई है। इसमें कहा है कि 1 किलोग्राम तो 4 चाय है और 4 किलोग्राम कॉफी है।
तो 40 रुपए तो 1 किलोग्राम चाय के हो गए, 40 रुपए 1 किलोग्राम चाय के हो गए। लेकिन जो 260 रुपए है ये 4 किलोग्राम कॉफी के 260 रुपए है। जब 4 किलोग्राम 260 रुपए की है तो क्या 1 किलोग्राम 65 रुपए की होगी, मतलब 260/4। तो उसने कहा प्रति किलोग्राम चाय तथा कॉफी का मूल्य, तो चाय 40 रुपए की है और कॉफी 65 रुपए की है, जो कि पहले वाला भी। तो बताइए आज का सेशन कैसा रहा? प्रश्नों का स्तर और बढ़ाना है कि कम करना है? मकसद है आप लोगों की समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।